अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। 10th क्लास की बायोलॉजी का चैप्टर 1 हम स्टडी कर रहे थे, जो कि है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। और आज हमारे पास इसका लास्ट टॉपिक है डिसऑर्डर्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। हमने अपने प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर कंप्लीट डाइजेस्टिव जो सिस्टम है हमारा उसको डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। और इसके अलावा हम लीवर जो एक ऑर्गन है उसको भी स्टडी कर लिया है। इसका लास्ट जो हमारे पास टॉपिक बचा है वो है इस डाइजेस्टिव सिस्टम के डिसऑर्डर्स, यानी कि एक लॉन्ग ट्यूब जो कि हमारे माउथ से लेके एनस तक है मौजूद है हमारी बॉडी के अंदर। उसका काम क्या है कि फूड की प्रोसेसिंग करना है, ठीक है। जो भी हम खाना खा रहे हैं उसकी प्रोसेसिंग करना, उसके अंदर कौन कौन से जो है वो डिसऑर्डर्स आ जाते हैं उसको हम देखेंगे आज के लेक्चर में। तो सबसे पहला डिसऑर्डर जो यहाँ पे आपकी बुक में मेंशन है वो है डायरिया। इसको जो है डिफरेंट नेम से आप जानते हैं, इसको आप डायरिया भी बोल सकते हैं, ठीक है। उर्दू में इसको दस्त आना भी कहते हैं, ठीक है। सिंपल लैंग्वेज में लूज मोशन लग जाना उसको हम क्या बोलते हैं, डायरिया बोलते हैं, ठीक है। इसके अंदर क्या होती है, फ्रीक्वेंट जो है वो लूज मूवमेंट होती है किस चीज की, आपके स्टूल की, ठीक है। जो फीसिस आपने रिमूव करने हैं उनकी क्या होती है, फ्रीक्वेंट एंड लूज स्टूल आना। हमने पढ़ा था कि जो लार्ज इंटेस्टाइन है ये क्या करती है कि जो वाटर है उसको एब्जॉर्ब कर लेती है और फीसिस के फॉर्म में एक सोल जो है वो हार्ड सी जो आपके वेस्ट मटेरियल है उनको बॉडी से एनस के थ्रू रिमूव किया जाता है। लेकिन ऐसा होता है कि मुझे वजूहात की बिना पे वो जो वाटर है वो इनफ एब्जॉर्ब नहीं हो रहा और वो वैसे ही वो वाटरी सा ही जो है वो फीसेस या स्टूल जो है उसको आपकी बॉडी से रिमूव किया जा रहा है। इस कंडीशन को हम बोलेंगे कि ये क्या है, डायरिया है। सबसे पहले अगर हम इसके साइन एंड सिम्टम की बात करें, साइन या सिम्टम की अगर हम बात करें तो उसके अंदर ये है कि एब्डोमिनल पेन या क्रैम्प्स होना, ठीक है। एब्डोमिनल क्रैम्प्स, क्रैम्प कहते हैं अगर सिंपल लैंग्वेज में आप समझ लें मरोड़ उठना या मरोड़ पड़ना, जो यानी कि एक शदीद लहर पेन के आना, खुद ही स्लो डाउन हो जाना और 5 मिनट बाद 10 मिनट बाद फिर दोबारा स्टार्ट हो जाना, फिर 2 मिनट बाद ठीक हो जाना, इसको बोला जाता है क्रैम्प। या कंटिन्यूस पेन भी रह सकती है आपको बैली वाले एरिया में, ठीक है। इसके अलावा ब्लोटिंग भी हो सकती है, ब्लोटिंग यानी कि स्वेलिंग हो जाना, इसको बोला जाता है ब्लोटिंग। ये साइन और सिम्टम है डायरिया के। इसके अलावा जो है कॉजेज की अगर हम बात करें, वजूहात क्या होती हैं इसकी, ठीक है। कोई भी इन्फेक्शन हो जाना, किसी भी इन्फेक्शन की वजह से, इन्फेक्शन जो है कोई भी हो सकता है, किसी बैक्टीरिया की वजह से, किसी वायरस की वजह से, फंजाई की वजह से जो है वो हो जाना इन्फेक्शन, उसकी वजह से डायरिया हो जाता है, ठीक है। किसी भी फूड से एलर्जी हो जाना, कोई भी आपने फूड खाई है वो डाइजेस्ट प्रॉपर तरीके से, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम प्रॉपर तरीके से डाइजेस्ट नहीं कर पाया, फूड से आपको एलर्जी हो गया तो उसकी वजह से भी आपको डायरिया हो जाता है। और एक और जो है कंडीशन होती है, एक और वजह इसकी होती है स्ट्रेस ले लेना। आप किसी भी चीज़ का अगर स्ट्रेस ज़्यादा ले रहे हैं, टेंशन ज़्यादा ले रहे हैं, तो उसका इम्पैक्ट जो है वो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम पे भी होगा, ठीक है। स्ट्रेस का इम्पैक्ट जो है वो होगा और आपके जो मतलब प्रोसेस एक नॉर्मल चल रहा है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। इसके अलावा अगर हम इसके बात कर लें कि इसका ट्रीटमेंट क्या है, ट्रीटमेंट इसका है कि आप बहुत ज़्यादा फ्लूइड को कंज्यूम करें, आपकी फ्लूइड कंजम्पशन अच्छी होनी चाहिए। फ्लूइड कंजम्पशन मतलब कि आप लिक्विड वाली चीज़ें इस्तेमाल कर लें, पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करें इन शॉर्ट, ठीक है। क्योंकि इसके अंदर क्या हो जाती है, डिहाइड्रेशन बहुत ज़्यादा हो जाती है, पानी की कमी बहुत ज़्यादा हो जाती है इस कंडीशन में। क्योंकि लार्ज इंटेस्टाइन में वाटर ने एब्जॉर्ब होना था, जो हमने अपने फूड में वाटर का को इस्तेमाल किया था, लार्ज इंटेस्टाइन में जाके उस वाटर ने एब्जॉर्ब हो जाना था, लेकिन इस कंडीशन में वो वाटर एब्जॉर्ब नहीं होगा तो हमारी बॉडी को तो काम करने के लिए पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। अब पानी नहीं है तो क्या होगा कि डिहाइड्रेशन हो जाएगी, आपको जो यूरिन है वो बिल्कुल येलो कलर का हो जाएगा, आपका जो है वो मुंह खुश्क हो जाएगा, आपको बहुत ज़्यादा प्यास लगेगी, आपकी अदर एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होंगी, आप कमज़ोरी फील करेंगे, ठीक है।
तो उसके लिए क्या है कि आप पानी को बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करें या ORS को इस्तेमाल करें, जो कि डिहाइड्रेशन को जो है वो टैकल करता है जाके आपकी बॉडी में। इसके अलावा जो है आप अच्छी फूड इस्तेमाल करें, सॉफ्ट सा खाना खाएं, ठीक है, सॉफ्ट डाइट इस्तेमाल करें, कोई भी हैवी टाइप में जो है डाइट ना खाएं कि जो कि आपको डाइजेस्ट करनी मुश्किल हो जाए, ठीक है। इसके अलावा क्या है कि प्रिवेंशन की बात कर लें। प्रिवेंशन इसकी यही है कि आप अपनी सफाई का बहुत ख्याल रखें, क्योंकि कोई किसी भी बैक्टीरिया की वजह से भी ये हो सकता है, ठीक है, डायरिया, कोई भी जर्म्स आपके अंदर चले गए हैं, किसी भी वायरस की वजह से हो जाता है, ठीक है, किसी भी पैरासाइट की वजह से हो जाता है। तो आप क्या करें कि अपने रेगुलरली हैंड्स जो क्या करें, वॉश करें, वॉश हैंड, खाना खाने से पहले, खाना खाने के बाद में, वॉशरूम जाने के बाद, ठीक है, तो आप क्या करें, अपने हाथों को अच्छे तरीके से धोएं। कोई भी काम आपने किया है, डस्ट लग गया आपके हाथों पे, तो उनको अच्छे तरीके से वॉश कर लें। खाना खाने से खास तौर पे पहले क्या करें, अपने हाथों को बहुत अच्छे तरीके से किसी भी सोप से, किसी भी हैंड वॉश से क्या करें, उनको अच्छे तरीके से साफ कर लें, ठीक है। इसके अलावा आप क्या करें, स्ट्रेस कम लें। किसी भी चीज़ के जो है स्ट्रेस को आप इतना अपने सर पे सवार ना करें कि आपका जो एक नॉर्मल सिस्टम चल रहा है वो ही डिस्टर्ब हो जाए, ठीक है। आप कंटेमिनेटेड फूड इस्तेमाल ना करें, आप बहुत अच्छी फूड खाएं, फाइबरस फूड खाएं, फ्रूट्स खाएं, जंक फूड कम खाएं, तो इस कंडीशन से आप क्या है बच सकते हैं। वरना ये इतनी कोई मतलब सीरियस बीमारी नहीं है, ठीक है, हर पर्सन को हो जाती है, हर एज ग्रुप को हो जाती है, लेकिन बच्चों में, बूढ़ों में ये ज़्यादा कॉमन है और उनके लिए ये डिस्टर्बेंस भी ज़्यादा काज करती है, ठीक है। तो क्योंकि उनका इम्यूनिटी लेवल उस जो इम्यून सिस्टम होता है उस लेवल का नहीं होता जो कि यंगस्टर्स में होता है। तो बेहतर ये है कि इसकी जो है प्रिवेंशंस की जाए, इससे बचा जाए। अगर बहुत ज़्यादा सीवियर केस हो जाए तो इसके लिए मेडिसिन भी होती हैं जिनको यूज़ करना पड़ता है। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट बात करें, जो कि नेक्स्ट डिसऑर्डर है, वो है कॉन्स्टिपेशन के बारे में, ठीक है। कॉन्स्टिपेशन बेसिकली क्या है, डायरिया का उल्ट है, ठीक है। जिस तरह डायरिया एक कॉमन सा डिसऑर्डर है, इसी तरह कॉन्स्टिपेशन भी बहुत कॉमन और नॉर्मल सा डिसऑर्डर है, ठीक है। कुछ कंडीशन में ये सीवियर भी हो जाता है, ठीक है। उसके अंदर हमने ये देखा था कि जो लार्ज इंटेस्टाइन थी वहाँ पे पानी की एब्जॉर्प्शन नहीं हो रही थी, जिसकी वजह से वाटर बहुत ज़्यादा हमारी बॉडी से लॉस हो रहा था, ठीक है। और लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि जो वेस्ट मटेरियल है उसके अंदर जो वाटर है हमारी बॉडी का, वो सारा का सारा ही एब्जॉर्ब होता जा रहा है और जो फीसेस हैं उनको एलिमिनेट करना क्या हो जाता है, बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि वो बहुत हार्ड और ड्राई हो जाते हैं, ठीक है। और इसको अगर हम देख लें तो उर्दू में इसको कब्ज हो जाना भी बोलते हैं, ठीक है, कब्ज भी बोलते हैं। इसके अंदर क्या आते हैं, डिफिकल्ट पासिंग ऑफ हार्ड फीसेस, हार्ड फीसेस, या आप इसको ड्राई फीसेस भी लिख सकते हैं, कि बहुत मुश्किल से उनका जो है पास होना, वीक में 3 टाइम से भी कम जो है वो स्टूल का आना, ये क्या है, एक कंसर्न की चीज़ हो जाती है, ठीक है। बहुत मतलब एक डिस्टर्बिंग सी कंडीशन हो जाती है। इसके साइन और सिम्टम की बात करें अगर हम, तो इसके अंदर आ जाते हैं डिफिकल्ट बाउल मूवमेंट, कि जो बाउल की मूवमेंट है ये क्या हो जाती है, बहुत ही मुश्किल हो जाती है। इसके अंदर जो है एक पर्सन की फिजिकल एक्सर्शन लग रही है और उसको क्या है, बहुत पेन का सामना करना पड़ सकता है इस कंडीशन के अंदर। इसके अलावा जो है जो वो फीसेस हैं वो उनका क्या हो जाना, हार्ड और ड्राई हो जाना, हार्ड एंड ड्राई फीसेस, बहुत ज़्यादा उनका हार्ड हो जाना। यानी कि हमने डाइजेस्टिव सिस्टम के जब लार्ज इंटेस्टाइन स्टडी की थी तो हमने कहा था कि सारा का सारा वाटर एब्जॉर्ब नहीं होता, बल्कि सॉफ्ट सा सॉलिड बनता है, ठीक है, फीसेस का। लेकिन यहाँ पे क्या है ना, उसका बहुत ज़्यादा हार्ड और ड्राई हो जाना। इसके अलावा क्या आना, एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट हो जाना, पेट के अंदर एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट, ठीक है, उलझन का शिकार है ना, पेट के अंदर दर्द हो जाना, ठीक है, ये सारी क्या है, ये इसके सिम्टम्स हैं। वजह क्या है इसकी, ठीक है, लेक ऑफ फाइबर,
आप जो है फूड ऐसे इस्तेमाल करें जिसके अंदर फाइबर्स नहीं है, ठीक है। फाइबर यानी कि आप ऐसे समझ लें कि आप कोई भी फ्रूट खाते हैं तो उसके अंदर धागे धागे से जिस तरह होते हैं, ठीक है, छोटे छोटे से, वो फाइबर्स होते हैं बेसिकली। उनका काम क्या होता है कि हमारा जो सिस्टम है इसकी साफ सफाई करना। इसको जैसे आप समझ लें कि कोई भी आपने फ्रूट खा लिया, उस फ्रूट के अंदर जितने भी फाइबर्स हैं वो जाके क्या करेंगे, एक स्पॉन्ज की तरह, ठीक है, जिस तरह एक बर्तन धोने वाला स्पॉन्ज होता है, उससे रगड़ रगड़ के आप बर्तन धो रहे हैं, तो वो स्पॉन्ज की तरह रगड़ रगड़ के क्या करेगा, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को साफ करेगा। लेकिन जब आप उसको कंज्यूम ही नहीं कर रहे, ठीक है, तो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम साफ भी नहीं होगा। फाइबरस फूड नहीं आप खा रहे, ठीक है। इसके अलावा आपकी फिजिकल एक्टिविटी भी बहुत कम है। फिजिकली एक्टिविटी क्या है, बहुत ही कम है, उसकी वजह से भी कॉन्स्टिपेशन हो जाती है। इसके अलावा कोई आपको डिजीज है जैसे कि डायबिटीज है, फॉर एग्जाम्पल कि आप पिज़्ज़ा खा लिया, बर्गर खा लिया, इस तरह की जंक फूड खा ली, ठीक है, इस तरह की फूड खा के आप जो है पड़े रहे सोफे पे, उसकी वजह से क्या होगी, फिर एट द एंड कॉन्स्टिपेशन ही होगी, ठीक है। इसका ट्रीटमेंट भी होता है, ठीक है। ट्रीटमेंट यही है कि आप क्या करें, हाई फाइबर फूड खाएं। इसके अलावा आप क्या करें, अपना वाटर इनटेक अच्छा रखें, पानी बहुत सारा पिएं, ठीक है, ताकि पानी ज़्यादा इसलिए पिएंगे, आपके बॉडी को जितनी ज़रूरत है उसको तो मिल रहा है। ये जो वाटर आप ज़्यादा पिएंगे ये किसके पास चला जाएगा, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के पास जाएगा, तो वो उसको क्या करेगा कि आपके इन फीसेस के साथ मिला के इनको सॉल्व करके आपकी बॉडी से रिमूव करने में हेल्प करेगा, ठीक है। इसके अलावा एक्सरसाइज, जितनी ज़्यादा आपकी फिजिकल एक्टिविटी अच्छी होगी उतना ही बेहतर आपका डाइजेस्टिव सिस्टम होगा। इसके अलावा प्रिवेंशन यही है कि आप जंक फूड ना खाएं, जंक फूड नहीं खानी है आपने, ठीक है। इसके अलावा आपने क्या करना है कि पानी पीना है, आप इसके अलावा क्या कर सकते हैं कि आप इसमें एक्सरसाइज कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि वही सारे ट्रीटमेंट को ही आप अगर डेली बेसिस पे करें तो आपको इस परेशानी का सामना ही नहीं करना पड़ेगा। तो इसके अलावा ट्रीटमेंट में ये भी आप इंक्लूड कर सकते हैं कि कोई कंडीशन अगर ज़्यादा सीवियर हो जाए, ठीक है, तो मेडिसिन भी होती हैं, एंटीबायोटिक्स भी इसके लिए दी जा सकती हैं, वरना ये भी इतना कोई मेजर इशू नहीं है, ठीक है। अगर आपको इसी फास्टिंग की कंडीशन में है, वाटर इनटेक आपका कम है, उस कंडीशन यानी कि रमज़ान के महीने में ये बहुत कॉमन है, ठीक है, एडल्ट्स के अंदर, बच्चों के अंदर, बूढ़ों के अंदर हो जाना, तो इतनी कोई सीवियर ये डिजीज़ या डिसऑर्डर नहीं है, लेकिन कुछ लोगों में ये सीवियर हो भी जाती है, तो उसके लिए मेडिकल जो आपके एड्स हैं यानी कि डॉक्टर्स हैं उनसे आपका कंसल्ट करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। इसके बाद हम देख लेते हैं अपनी नेक्स्ट डिसऑर्डर जो कि है स्टमक अल्सर के बारे में, ठीक है। प्रीवियस जो 2 डिसऑर्डर थे वो एक कॉमन सी जो है अब मुख्तलिफ लोगों के अंदर हो जाना कॉमन सी बात है, ठीक है, इतनी कोई वो सीरियस कंडीशन नहीं होती। लेकिन ये जो अल्सर है ये एक सीरियस डिसऑर्डर है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू डायरिया और कॉन्स्टिपेशन। ये क्या है, एक बहुत ही सीरियस कंडीशन इसको आप ले सकते हैं। यानी कि आप ऐसा समझे कि जो आपके माउथ से लेके एनस तक एक ही ट्यूब जा रही है, उसके अंदर जख्म हो जाना, ठीक है। तो आप जब फूड खाएंगे तो उस जख्म के ऊपर जब जाके वो फूड आपको फील होगी तो कितनी वो पेनफुल कंडीशन हो जाती है, ठीक है। फूड को डाइजेस्ट करना मुश्किल होता है, फंक्शनिंग नहीं वो हिस्सा कर रहा। तो यानी कि हमने स्टेप बाय स्टेप हर जगह को स्टडी किया कि हर जो ऑर्गन, हर जो पार्ट आ रहा है आपका इस एलिमेंट्री कैनाल का, उसका क्या है, बहुत ज़्यादा रोल है। लेकिन जब वो पार्ट, उस पार्ट के ऊपर कोई भी जख्म हो जाएगा तो वो अपना फंक्शन परफॉर्म नहीं कर सकेगा, तो आपकी फूड भी सही तरह डाइजेस्ट नहीं होगी। यानी कि थोड़े से हिस्से के अंदर कोई थोड़ी सी खराबी होगी तो आपका पूरा का पूरा सिस्टम ही क्या हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा। तो यही क्या है, अल्सर है, पेप्टिक अल्सर इसको बोला जाता है। कि क्या होते हैं, ये सोर्स होते हैं, जख्म होते हैं, सोर्स इन एलिमेंट्री कैनाल। कि जो भी आपकी एलिमेंट्री कैनाल है इसके अंदर जख्म का हो जाना, इसको आप क्या बोलते हैं, अल्सर बोलते हैं। ठीक हो गया। अगर आपके स्टमक के अंदर अल्सर हो रहा है तो आप उसको जो है
गैस्ट्रिक अल्सर बोलेंगे, क्योंकि जो गैस्ट्रिक टर्म है ये स्टमक के लिए इस्तेमाल होती है। अगर आपके ड्यूडिनम पार्ट जो है वहाँ पे कोई जख्म हो गया तो आप उसको ड्यूडिनल अल्सर बोलेंगे। अगर एसोफेगस के अंदर हो गया तो आप उसको एसोफेगल अल्सर बोलेंगे। यानी कि जिस एरिया के अंदर वो अल्सर होगा उसका अपना स्पेसिफिक नेम भी होगा। ठीक हो गया। अब अगर हम इसके साइन और सिम्टम्स की बात कर लें, ठीक है, तो इसके अंदर क्या आता है, आपको बर्निंग स्टमक फील होता है। सपोज करें कि हम गैस्ट्रिक अल्सर यानी कि स्टमक अल्सर को स्टडी कर रहे हैं, तो बर्निंग स्टमक जहाँ पे आपको वो अल्सर होगा वहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा जलन महसूस होगी। ठीक है। इसके अलावा क्या होता है, आपको पेन होती है बहुत ज़्यादा, रश ऑफ सलाइवा आफ्टर regurgitation, रिगर्गिटेशन कहते हैं कि जब आपने कोई भी फूड कंज्यूम करके उसको अपने स्टमक के अंदर ले गए हैं, उसके बाद एक मतली सी आ जाना, एक वॉमिट टाइप आपके मुंह के अंदर सलाइवा का आ जाना, यानी कि वो पूरी की पूरी फूड आपकी वापस नहीं आ रही, हल्का सा सलाइवा आता है और आपके पूरा जो है ये आपके एसोफेगस से इसके अंदर बर्निंग स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि वो आपके स्टमक के अंदर से वो सलाइवा आ रहा है सारा, वो कायम सा आ रहा है। ठीक है। उसके अंदर क्या है, वो एसिड्स हैं, जब वो आपके एसोफेगस के थ्रू वापस आएंगे तो आपके गले में आके वो लग सकती है, आपको बहुत ज़्यादा कड़वा सा जायका फील होता है। ठीक है। वो एक वॉमिट टाइप कंडीशन होती है, वो भी इसी की वजह से, अल्सर की वजह से हो जाना कॉमन है। ठीक है। इसके अलावा आपको जो है वो भूख नहीं लगती, आपके एलिमेंट्री कैनाल के अंदर क्या हो जाते हैं, बहुत सारे जख्म हो जाते हैं। ठीक है। उसकी वजह से जो है वो भूख भी क्या होती है, कम लगती है, वो हिस्सा जो है वो अपना फंक्शन परफॉर्म नहीं कर रहा, जो पहले आपने फूड खाई है वो सही तरह डाइजेस्ट ही नहीं हुई, तो नेक्स्ट आपको जो है मजीद खाने का भी दिल नहीं करेगा, आपकी भूख जो है वो बिल्कुल मर सी जाएगी। ठीक है। इसके अलावा वेट लॉस हो जाता है। वेट लॉस अनहेल्दी वेट लॉस होता है, यानी कि आपके जो एसेंशियल जो आपके आपका मतलब आपके मसल्स हैं उनका वेट लॉस हो रहा है। ठीक है। ये अनहेल्दी तरीके से वेट का लॉस होना है और बहुत जल्दी से वजन क्या होता है वो नीचे गिरना शुरू हो जाता है। ठीक है। इसके अलावा अगर कंडीशन सीवियर हो जाए, कोई अल्सर ज़्यादा सीवियर हो जाए, तो ब्लड की वॉमिटिंग भी आती है, ब्लड वॉमिटिंग आना आपको क्या आती है, शुरू हो जाती है। ठीक हो गया। यानी कि वो जख्म से खून रिस के आपको क्या होगा, वो एक रिफ्लक्स की फॉर्म में, पेरिस्टाल्टिक रिफ्लक्स की फॉर्म में आपको वॉमिटिंग शुरू हो जाएगी। इसकी वजह क्या होती है, कॉजेज की बात करें तो एक बैक्टीरिया होता है जिसको हम बोलते हैं, साइंटिफिक नेम है हेलिकोबैक्टर पाइलोरी, क्योंकि साइंटिफिक नेम है, हम इसको इटैलिक में नहीं लिख सकते तो हम इसको क्या कर लेंगे, अंडरलाइन कर लेंगे। ये एक बैक्टीरिया है, इसकी वजह से भी हो जाता है। ठीक है। बहुत ज़्यादा स्पाइसी फूड की वजह से भी हो जाता है। लॉन्ग टर्म के लिए आप बहुत ज़्यादा स्पाइसी फूड खाई जा रहे हैं, ठीक है, तो उसकी वजह से भी क्या आ जाता है, स्टमक के अंदर बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस हो जाती है, या आपके किसी भी एलिमेंट्री किनारे किसी भी पार्ट के अंदर जाके अल्सर हो जाता है। ठीक है। बड़ी आंत का अल्सर, छोटी आंत का, स्मॉल इंटेस्टाइन का, लार्ज इंटेस्टाइन का। इसके अलावा नॉन स्टेरॉयडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स का इस्तेमाल, ये क्या होती हैं, पेन किलर्स होती हैं, इन्फ्लेमेशन को कम करने के लिए होती हैं। जैसे कि आपने कुछ लोगों में देखा होगा कि ज़्यादा खड़े रहने की वजह से पाँव फूल जाते हैं। ठीक है। पेन किलर्स वो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं इस फॉर्म में, तो इससे भी क्या हो जाता है, अल्सर हो जाता है। ठीक हो गया। इसके अलावा अल्कोहल का यूज़ करना, यानी कि शराब जो पीते हैं लोग, उनके अंदर भी अल्सर हो जाता है। ठीक है। जख्म हो जाते हैं उनके एलिमेंट्री कैनाल के अंदर भी। ठीक हो गया। ट्रीटमेंट क्या है इसका, अगर तो ये इस बैक्टीरिया की वजह से है तो इसके लिए क्या आती हैं, एंटीबायोटिक्स होती हैं। आप जैसे ही डॉक्टर के पास जाएंगे तो वो सबसे पहले क्या करेगा, आपका अच्छे तरीके से मुआयना करेगा। ठीक है। आपको देखेगा, उसके बाद ही कोई मेडिसिन प्रेस्क्राइब करेगा। वो देखेगा कि क्या ये बैक्टीरिया की वजह से, अगर तो बैक्टीरिया की वजह से हुआ तो आपको उसके लिए हाथ से क्या करेगा, एंटीबायोटिक प्रेस्क्राइब कर देगा। अगर तो वो आपकी इस कंडीशन की वजह से तो भी आपको एंटीबायोटिक्स देगा, लेकिन कोई और होंगी। ठीक है। और आपको इसके साथ वो प्रिवेंट करने का भी बोलेगा कि आपने अब से क्या करनी है, अपनी डाइट अच्छी करनी है। अगर तो इन कंडीशंस की वजह से है तो आपको ये दोनों चीज़ें क्विट करनी होंगी। ठीक है। इसके अलावा जो आपकी एंटीबायोटिक्स हैं या जो मेडिसिन हैं, जैसे कि एंटासिड्स होते हैं,
ठीक है। अगर आप एंटी इन्फ्लेमेटरी डिजीजेस खा रहे हैं तो आपको जो है वो एंटासिड्स या फिर आपको क्या करते हैं, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर, इस तरह की जो है वो मेडिसिन देते हैं ताकि वो जो आपका वाउंड है, वो जो ज़ख़म है, ठीक है, वो जो अल्सर है, वो उसको क्या किया जा सके, ठीक किया जा सके, ठीक है। इसके अलावा आपकी प्रिवेंशन है कि आपने जो पेन किलर है उसको क्या करना है, कम इस्तेमाल करना है, लेस यूज़ ऑफ पेन किलर। इसके अलावा ये है कि आपने स्पाइसी फूड बहुत कम खानी है। आपका स्पाइसेस खाने का अगर दिल करता है, आप दिन में एक टाइम खा सकते हैं उसको, ठीक है। उसके साथ आप पानी का इंटेक बहुत अच्छा रखें, आप फाइबरस फूड खाएं, आप एक्सरसाइज करें, ठीक है, पानी बहुत ज़्यादा पिएं। आप उसके अलावा एक टाइम आपने स्पाइसी फूड खाई है, 2 टाइम आप जो है वो आप फॉर एग्जांपल दोपहर के खाने में आपने स्पाइसी फूड खाई है तो रात के खाने में आप बहुत लाइट सा डिनर ले सकते हैं, आप ब्रेकफास्ट जो है वो लाइट कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा आप वाटर इनटेक अच्छा कर सकते हैं, एक्सरसाइज करके उसको जो है वो बैलेंस कर सकते हैं। यानी ये नहीं कि बिल्कुल ही कट ऑफ कर दें, आप उसकी क्वांटिटी को लो कर दें, ठीक हो गया। इसके साथ यह कि आप बैलेंस डाइट खाएं। अगर तो मतलब बिल्कुल इसको कट ऑफ कर सकते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, वेल एंड गुड। उसके साथ साथ आप बैलेंस डाइट को फॉलो करें, ठीक है, फ्रूट्स खाएं, आप सैलड को यूज़ करें, वाटर को इंटेक करें, एक्सरसाइज करें, तो आपको ये जो मतलब ये इतनी बड़ी प्रॉब्लम है, आप इससे क्या हो सकते हैं, बच सकते हैं। तो ये था हमारा टॉपिक जिसके अंदर हमने देखा कि डायरिया क्या होता है, कॉन्स्टिपेशन क्या होता है और अल्सर क्या होता है। ये 3 जो है डिसऑर्डर्स आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के आपकी बुक में दिए हुए थे। इसी के साथ हमारा जो है 10th क्लास के बायोलॉजी के न्यू सिलेबस का चैप्टर नंबर 1 खत्म हुआ। इसके बाद हम देखेंगे अपना अगला चैप्टर नंबर 2 जो कि है ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में, ठीक है। इसके अंदर हम कंप्लीट मैकेनिज्म को स्टडी करेंगे रेस्पिरेशन के, कि किस तरह ऑक्सीजन हमारी बॉडी के अंदर आ रही है और कार्बन डाइऑक्साइड हमारी बॉडी से क्या हो रही है, रिमूव हो रही है। तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड, थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।